हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, यूपी जीआईसी लेक्चरर 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड ये सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एज ऑफ चौसर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जीआईसी लेक्चरर 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए तो हैं ही, साथ ही साथ उन सारे पीजीटी और टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चंस भर भर कर पूछा जाता है। ये मास्टरपीस थे, मास्टरपीस राइटर थे इंग्लिश लिटरेचर में, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे, चाहे वो आपका नेट हो, चाहे किसी अदर एग्ज़ाम्स हो, जैसे कि DSSB हो, EMRS हो, या BPSC TRE 4 हो। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछी जाती है। तो पिछले जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जो चौसर थे उनके पहले का जो टाइम था वो कैसा था, और जब चौसर के टाइम में किस टाइप का कंडीशन बना। जो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में जो वॉर हुआ 100 साल तक, वो कितने समय तक रहा और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा जाता है, और इंग्लैंड एक महाशक्ति बनकर कैसे उभरा। इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ब्रीफली में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बायोग्राफी डिस्कस किया था। ये जो जोफ्री चौसर की बात कर रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो आज हम इनके कुछ वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे और लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना डिले के इसको स्टार्ट करते हैं, बने रहें मेरे साथ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है एज ऑफ चौसर से रिलेटेड, तो आप देख लेंगे, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जोफ्री चौसर की लाइफ को 3 पीरियड में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फर्स्ट पीरियड था फ्रेंच पीरियड कहा गया, सेकेंड पीरियड इटालियन पीरियड कहा गया, थर्ड पीरियड इंग्लिश पीरियड कहा गया। तो फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो चौसर का जो फर्स्ट पीरियड था ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, फ्रांस से प्रभावित रहा है ना। इसमें इन्होंने जो इनकी जो वर्क रहा, अर्ली वर्क रहा, विच इज़ बेस्ड और लार्जली ऑन फ्रेंच मॉडल्स, है ना। वो फ्रेंच के मॉडल्स, फ्रेंच के बेस पर रहा। स्पेशली अगर हम बात करें तो इनकी जो राइटिंग था वो फर्स्ट पीरियड की रोमन डे ला रोज, ये है ना, एंड द पोम्स ऑफ, एक पोम्स था, पोएम गुइलियम डे मैकैट। ये जो फ्रेंच से प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा। चौसर की जो वर्क्स था इस टाइम में, द बुक ऑफ डचेज इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें याद रखेंगे। द बुक ऑफ डचेज इनकी इम्पॉर्टेंट रहा, और फ्रेंच के मॉडल्स पर फ्रेंच से इन्फ्लुएंस्ड होकर ये चीज़ें लिखी गई थी। एक एलिगरी है, एलेजी है रिटेन, इसको द बुक ऑफ डचेज जो लिखी गई थी 1369 में लिखी गई थी। ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ व्लेंसे, तो व्लेंसे के डेथ पर ये लिखी गई थी। वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, जो कौन होते हैं, वाइफ ऑफ जॉन होते हैं। ठीक है। डेथ ब्लैंशे जो होते वाइफ ऑफ जॉन होते हैं। ओके। एंड अ पार्शियल ट्रांसलेशन ऑफ द रोमन डे ला रोज। ये सभी चीज़ें रहा फर्स्ट पीरियड में। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पीरियड जो इटालियन पीरियड कहा गया, चौसर्स की जो इटली से इन्फ्लुएंस रहा, इटली कंट्री से। इस टाइम में इनकी जो रहा, जो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे मॉडल कौन से, दाते और बोकासियो से प्रभावित थे। दाते, ठीक है, दाते जो इटली के थे, बोकासियो जो इटली से इससे प्रभावित होकर इन्होंने कुछ वर्क्स रहे लिखे। सेकेंड पीरियड जो इटालियन, फर्स्ट पीरियड फ्रेंच। द हाउस ऑफ फेम काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके राइटिंग रहा है। रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ एनीस आफ्टर ऑफ द फॉल ऑफ ट्रॉय, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल विच टॉक अबाउट द meeting of fall and Saint Valentine Day and the prose translation and Boethius Day consolation philosophy। तो ये सभी चीज़ें सेकेंड पीरियड में रहा। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो इनकी थर्ड पीरियड जो डिवाइड की गई वो इंग्लिश पीरियड था, जो मास्टरपीस एक एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है। और इसके बाद इन्होंने जो भी कुछ लिखी, उसके बाद से इंग्लिश में बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोएट जन्म लेते हैं। चौसठ थर्ड पीरियड वॉज पीरियड ऑफ
mature strength and originally pursued the bent of his own genius। इस पीरियड में इन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा है इन्होंने। एक सीरीज है बायोग्राफी ऑफ फेमस वुमेन, है ना, फ्रॉम मीथ एंड हिस्ट्री। चौसर मास्टरपीस द 17,000 लाइन्स कैंटरबरी टेल्स। वाव, कह सकते हैं इसी पीरियड में, यानी थर्ड पीरियड कैंटरबरी टेल्स। इस पर एक स्पेशल वीडियो आपको हम बना के दे देंगे, है ना। ये 1387 के बाद 92 में लिखी गई थी कैंटरबरी टेल्स। ये 17,000 लाइन्स में लिखी गई थी, ठीक है। इसके बारे में हम स्पेशल से डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस की बात करें चौसर की, तो लिंग्विस्टिक इम्पॉर्टेंस में अगर हम देखें तो इंग्लिश जो था, इट्स नॉट द लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर। मैंने आपको पहले बताया कि हाई कल्चर, हाई सोसाइटी के लिए पहले इंग्लिश नहीं जाना जाता था। आज जो इंग्लिश हाई सोसाइटी के लिए जाना जाता है वो चौसर का देन है। इवन दो ऑर्डिनरी पीपल स्पोक, यहाँ तक कि यहाँ ऑर्डिनरी पीपल इसको ऑर्डिनरी पीपल के लिए इसे जाना जाता था। साधारण लोग इंग्लिश में बात करते थे। उस समय जो था, जब हम बात कर रहे चौसर के पहले की, तो फ्रेंच जो थी लैंग्वेज एक मतलब बहुत ही पावरफुल और इलाइट ग्रुप को शो करता था। रॉयल जो लोग होते थे, जो बिलोंग्स करते थे रॉयल फैमिली से, उन सभी फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे, एंड एरिस्टोक्रेट्स बात करते थे। हाई पावर्ड ऑफिशियल्स जितने भी होते थे उस समय इंग्लैंड में, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते थे। अगर हम बात करें मोस्ट जो इंग्लैंड की लिटरेचर को, वाज नॉट इन, उस समय इंग्लिश में नहीं लिखी जाती थी। चौसर के आने के बाद गेव इम्पिसियस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज बाय डिसाइडिंग टू राइट इन इंग्लिश। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश को एक सही फॉर्मेट में, एक सही तरीके से लिखने की कोशिश की, लिखा, और उसके बाद से ये इंग्लिश में अच्छे से अच्छे राइटर फिर आए हैं बहुत सारे। और एक कह सकते हैं ये इलाइट ग्रुप लैंग्वेज बन गया। ही एडेड अ न्यू वर्ड्स फ्रॉम रोमांस लैंग्वेज। इन्होंने जो है रोमांस लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स को इन्होंने क्या किया, ऐड किया। लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश एंड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इन सारे का मिक्सअप इन्होंने किया। बहुत सारे वर्ड इन्होंने लिया फ्रेंच से, इटली से, स्पेनिश से, और फिर उसके बाद इंग्लिश में इसको इंक्लूड किया और ईजाद किया, और उस इंग्लिश को एक फैसिनेटिंग लैंग्वेज के रूप में इन्होंने बनाया। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो जॉफरी चौसर की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर अगर चौसर के पहले की बात करें तो वो राइम में नहीं होती थी। चौसर टुक द आइडिया ऑफ राइम फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर, है ना। चौसर ने इसको राइम में लिखने की ईजाद किया, आइडिया दिया, और ये कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच लिटरेचर से, है ना। चौसर इज नोन फॉर हिज मेट्रिकल इनोवेशंस एंड न्यू वर्स फॉर्म। ही इन्वेंटेड द राइम रॉयल एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएट। कह सकते हैं चौसर जो है उनके मेट्रिकल इनोवेशन के लिए वो जाने जाते हैं। मेट्रिकल इनोवेशन मतलब आपका कह सकते हैं कि नए नए चीज़ों को ईजाद करने के लिए जाने जाते हैं, एंड न्यू वर्स फॉर्म के लिए भी इन्हें जाना जाता है। ही इन्वेंटेड द राइम रॉयल एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएट टू यूज़ द 5 स्ट्रेस लाइन। ये पहले ऐसे इंग्लिश पोएट हुए जो 5 स्ट्रेस लाइन का इन्होंने यूज किया। ये फर्स्ट इंग्लिश ऐसे पोएट हुए, ठीक है। और अ डिकासिलेबिक कजन टू द आयम्बिक पेंटामीटर, डिकासिलेबिक कीजन एंड आयम्बिक पेंटामीटर इनके वर्क में, इनके राइटिंग में देखने को मिलता है। अमेरिकन पोएट लोवेल के द्वारा चौसर पर इन्होंने कुछ कहा है कि फाउंड हिज नेटिव टंग और डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, तो इसे भी इन्होंने बात किया है। लिटरेरी इंपॉर्टेंट में कुछ और राइटर इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है, तो क्या था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडेड इंग्लिश पोएट्री। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश कहा है अर्नोल्ड। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम चौसर वॉज फाउंड ऑफ न्यू ट्रेडिशन, है ना। और कह सकते हैं कि चौसर ने इंग्लिश में एक नई ट्रेडिशन, एक नई जान दी। ही सुपेरिटी एग्जिस्टेड both in the substance of poetry and in the style of his poetry. Okay. Arnold's Chaucer's major contributions towards Arnold के according अगर हम बात करें, Chaucer is the play important role and contribute a lots of contribution in English literature. इन्होंने बोला
His was a large free sound representation of thing that had truth of substance. इन्होंने अप्रिशिएट किया है चौसर को कि इन्होंने बड़े पैमाने पर फ्री साउंड एक अच्छे तरीके से इंग्लिश को आगे बढ़ने में हेल्प किया। लॉन्ग जो कहते हैं चौसर के बारे में, लॉन्ग कॉल्ड चौसर प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एट द प्रोलॉग मॉडर्न फिक्शन, है ना, ये एक प्रोलॉग है और ये टू मॉडर्न फिक्शन इट्स विविड कैरेक्टराइजेशन इन वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ फिक्शन। कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स सो मेनी मिनिएचर नॉवेल्स इन इटसेल्फ। कैंटरबरी टेल्स एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि 29 जो थे प्रीस्ट 29 जो पिलग्रिम्स थे वो पहुँचे थे, लेकिन सबको चार चार स्टोरी सुनाने को कहा जाता है, और लेकिन कितने 24 स्टोरी लिखा गया कैंटरबरी टेल में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। एच डी नील रिमार्क्स, एच डी नील कहते हैं कि चौसर रिटन इन प्रोज इट इज़ पॉसिबल दैट हिज ट्रोइलस एंड क्रेसाइड एंड नॉट द रिचर्डसन्स पमेला वुड बी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। तो कह सकते हैं कि रिचर्डसन्स पामेला वुड बी सेलिब्रेटेड एज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। पामेला को बोला गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पामेला हो सकता है कि जो इंग्लिश नॉवेल का फर्स्ट नॉवेल हो पामेला। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव नेक्स्ट। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे मेजर वर्क्स बुक ऑफ डचेज। ओके, इनके वर्क्स की बात करेंगे। तो पहला है द बुक ऑफ डचेज। ये इंपॉर्टेंट है, कब लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको, कब लिखा गया है ना। तो इसको लिखा गया है आपका 1368 से 1369 के बीच में इसको लिखा गया है, ध्यान रखेंगे ऐसे भी चीज़ों को आप, ठीक है। जॉफरी चौसर की अगर बात करें तो उनमें से सबसे फेमस अगर हम बात करें तो द बुक ऑफ डचेज द फर्स्ट चौसर्स मेजर पोएम रहा। द बुक ऑफ डचेज 1368-1369 में लिखी गई। ये जो था एक एलिजी था। ओके, एलिजी का मतलब होता है किसी को शोक पर लिखी जाती है, एंड एक शोक कविता होती है। और किसके शोक पर लिखी गई थी? द डेथ ब्लैंच डचेज ऑफ लैंगस्टर। ओके, लैंगस्टर के जो डचेस थे, जो लैंगस्टर के जो राजा थे ब्लैंच, उसके डेथ पर, उनके डेथ पर ये लिखी गई थी एलिजी, द बुक ऑफ द डचेज। तो डचेज मतलब राजा होता है, ठीक है, डचेज का मतलब होता है एक राजा, एक सम्राट। ओके, और उनका नाम था लैंगस्टर, लैंगस्टर जगह का नाम था, और उनका नाम था ब्लैंचे। क्या नाम था? ब्लैंचे। अगर हम बात करें तो ये ड्रीम एलिगरी है, एक स्वप्न रूपक के रूप में ये लिखी गई थी, ठीक है। इस पर इट कैरी द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गुइलियम लॉरिस रोमन डे लारोज। ओके, गुइलियम लॉरिस की लिखी हुई रोमन डे लारोज जो था, वहाँ से ये इन्फ्लुएंस, मतलब वहाँ से मतलब उसी की सिमिलैरिटी में ये देखने को मिलता है, उससे प्रभावित है। कह सकते हैं कि गुइलियम्स लॉरिस की लिखी हुई रोमन डे लारोज जो थी, उसी के आधार पर, उसी से रेफरेंस लेकर ये चीज़ें, जो ड्रीम एलिगरी आपको ब्लैंचे जो द बुक ऑफ डचेज लिखी गई है, एलिजी जो लिखी गई है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि ब्रीफली समराइज कर देते हैं कि इसमें क्या कहा गया है द बुक ऑफ डचेज में। इसकी एक शुरुआत होती है, एक ऐसे कवि से होती है जिसे नींद नहीं आ रहा होता, एक ऐसी कवि जिसे नींद नहीं आ रहा होता है, ठीक है। वो बेड पर लेटा हुआ है और एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। सिक्स और एल्सियोनी की एक कहानी पढ़ता है और उसी में वो डूब जाता है, खो जाता है। अचानक जो है पोएट की नींद, मतलब अचानक जो है वो तुरंत पढ़ते पढ़ते वो सो जाता है, ठीक है। उसको नींद आ जाती है और वह एक सपने में चला जाता है, सपना देखने लगता है, और सपने में वह काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को देखता है, एक शूरवीर को देखता है,
जो उसे एक सुंदर महिला के साथ अपने प्रेम प्रसंग और उसकी मृत्यु पर अपने शोक के बारे में बताता है ना। जब जो पोएट है नींद खुलती है तो वो तय करता है कि इस सपने को कविता के रूप में सहेज कर रखना चाहेगा, और ये कविता एक उसी शोक गीत और स्तुति गीत दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखी गई थी, इट कंपोज्ड मोर देन 1300 लाइन्स, ओक्टा सिलेबिक फॉर्म में लिखी गई है, 1300 लाइन है। ओक्टा सिलेबिक फॉर्म में लिखी गई है और 1300 लाइन है। अब हम बात करेंगे द हाउस ऑफ फेम को। द हाउस ऑफ फेम क्या है, इस पर उन्होंने क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है, कब लिखी गई, तो 1379 से 80 में लिखी गई, 79 से 80 में लिखी गई द हाउस ऑफ फेम। चलिए इसको ब्रीफली समझ जाते हैं और क्या क्या है इसको भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है द हाउस ऑफ फेम कब लिखी थी, 1379 टू 80 में। दोस्तों अगर हम बात करें, ये एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है, और इसे 3 बुक में लिखी गई है। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इसे 3 किताबों में लिखी गई है। ये भी एक ड्रीम एलिगरी है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम एलिगरी, स्वप्न रूपक। एलिगरी का मतलब ये होता है रूपक, ओके। अगर हम बात बुक फर्स्ट की अगर हम बात करें, है ना, 3 किताबों में लिखी गई, तो बुक फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जो इसमें नैरेटर है, मतलब जो इस कहानी को कह रहा है, कथावाचक जो है, वो अचानक सो जाता है और उसे जो है, जो देवी वीनस होते हैं, गॉडेस वीनस, है ना, उसे एक मंदिर में, मतलब ये मतलब गॉडेस वीनस को समर्पित, डेडिकेटेड टू गॉडेस वीनस, और एक मंदिर में वो घुसता है। मंदिर में मतलब सपने में देखता है एक मंदिर, ठीक है। मंदिर के अंदर वो जाता है और एक शिलालेख देखता है, एक इंस्क्रिप्शन देखता है, और उस पर बहुत सारे चीज़ें मतलब लिखी होती है। एनिड की जो कह सकते हैं कि वर्जिल की जो एनिड थी, उनकी कहानी उस शिलालेख पर, उस इंस्क्रिप्शंस पर लिखी होती है। तो इसमें बताया गया है कि एनिस द्वारा जो डीडो के साथ किए गए विश्वासघात को, एनिस के द्वारा जो विश्वास किया गया था, एनिस के द्वारा जो डीडो के साथ जो विश्वासघात किया गया था, उसी को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। अगर हम बुक सेकंड की बात करें, तो स्टोरी टेलर जो है, नैरेटर जो है, इज कैरिड बाई एन एंजल, ओके। एक गरुड़ उठा कर ले जाता है, जो सेकंड में एक गरुड़ उठा कर ले जाता है नैरेटर। वह गरुड़ जो है मानव यानी इंसान के आवाज़ में उसी से बात करता है, उसे आश्वस्त करता है कि जो जोब है, जो जुपिटर को कहा गया, जो जुपिटर जो है, जुपिटर ने उसे द हाउस ऑफ फेम में भेजकर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है, ठीक है। जो स्टोरी टेलर है वो गरुड़ को ले जाता है, और वो गरुड़ जो है मानव के इंसान में यानी इंसान की आवाज़ में बात करता है, और वो कहता है कि जो जोब है उसे हाउस ऑफ फेम में भेजकर पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया। ये चीज़ें बात कही गई। तीसरी किताब में अगर हम बात करें, जो तीसरी किताब है द हाउस ऑफ फेम, को 3 किताबों में लिखी गई है, ओके। तो गरुड़ जो है वो हाउस ऑफ फेम में पहुंच जाता है और देवी जो है वीनस, जो यश की देवी है, उससे मिलता है, और इस छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो वहाँ पर लोग होते हैं, उस घर में जो लोग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। इनहेबिटेंट्स ऑफ लेफ्ट अनफिनिश्ड, ठीक है। और इस पोएम में जो हम बात कर सकते हैं किसकी इन्फ्लुएंस मिलता है, तो बोकासियो का, ओविड, वर्जिल, एनिड एंड दांते डिवाइन कॉमेडी। दांते की डिवाइन कॉमेडी जो था उसका प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है।
इसकी अगर मेन थीम की अगर बात करें, द थीम ऑफ दिस पोम, तो प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन, ओके, काव्य रचना की प्रक्रिया और चंचल स्वभाव वाली देवी फेम की कार्य प्रणाली को, कैप्रिशियस गॉडेस फेम की कार्य प्रणाली, ऑपरेशंस ऑफ कैप्रिशियस गॉडेस फेम को दिखाता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट जो फेमस वर्क है जॉफ्री चौसर का, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल लिखी गई थी आपको 1380 में द पार्लियामेंट ऑफ फॉल लिखी गई है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो है एक कविता है ना, एक इज अ पोम रिटन टू सेलिब्रेट। ये लिखी गई है 1382 में, 1382 में लिखी गई है। ये ध्यान रखेंगे क्यों लिखी गई। जो राजा हैं, राजा रिचर्ड, किंग रिचर्ड द्वितीय की बात हो रही है, किंग रिचर्ड द्वितीय, वो एनी ऑफ बोहेमिया के विवाह, एनी ऑफ बोहेमिया से विवाह करते 1382 में, और जो जश्न मनता है उसी पर ये कविता लिखी गई है। क्लियर है। इसमें भी ड्रीम विजन, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन इन राइम, है ना। इसमें रॉयल स्टेंजा फॉर्म को दिखाया गया, इट रिलाई अपॉन द बीस्ट फेबल ट्रेडिशन को दिखाई गई है। इट प्रेजेंट अ विजन ऑफ बर्ड्स गैदर टू चूज देयर मेट्स ऑन सेंट वैलेंटाइन डे। सेंट वैलेंटाइन दिवस पर अपने जीवन साथी को चुनने के लिए इकट्ठा हुए पक्षियों का एक दृश्य, एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है ना। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, इट प्रेजेंट विजन बर्ड्स गैदर, जो है ना, इसमें जो बर्ड्स गैदर होते हैं सेंट वैलेंटाइन डे के दिवस पर अपने जीवन साथी को चुनने के लिए इकट्ठा होते पक्षियाँ, बर्ड्स, पक्षियों, ओके। ये जो कविता है ना, स्टार्टिंग में जो नैरेटर है वो पढ़ रहा होता है। क्या पढ़ रहा होता है? तो ड्रीम ऑफ सीपीओ पढ़ रहा होता है, ड्रीम ऑफ सीपीओ पढ़ रहा होता है, और उसके इस पढ़ने के फलस्वरूप से एक दिव्य मार्गदर्शक के दर्शन होते हैं। वह उसे वीनस के मंदिर ले जाता है जहाँ बर्ड्स की एक सभा चल रही होती है, बर्ड्स की एक सभा चल रही होती है। यहाँ तक क्लियर है। बर्ड इस बात पर बहस करते हैं कि जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाए। हालांकि ये बहस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, फिर भी उसका जो मतलब मूल जो लाइन है, बॉटम लाइन जो है, जो सामने आता है कि आखिर इसमें क्या कहने की कोई मतलब कैसे जीवन साथी को चुना जाए, इस पर बहस चल रही थी, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, ठीक है। पक्षी जितना अधिक कुलीन होते हैं, उनके प्रणय निवेदन से जुड़े रीति रिवाज उतनी अधिक औपचारिक होते हैं। दैट द नोबल द बर्ड, काफ़ी जो बर्ड होते काफ़ी नोबल होते हैं, और उसके जो निवेदन होते द मोर फॉर्मल और द रिचुअल्स ऑफ कोर्टशिप एसोसिएट विथ इट। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो बुक है, जो फेमस वर्क है जॉफ्री चौसर का, वो ट्रॉइलस एंड क्रिसिड रहा है। ये कब लिखा गया? 1378 में, 1378 से 85 के बीच में लिखी गई है। ट्रॉइलस एंड क्रिसिड जो था, क्रिसिड, ये अगर हम बात करें तो चौसर के सबसे लंबी पोएम में जाना जाता है। इसमें लगभग 8000 लाइन्स है। इसको 5 बुक में डिवाइड किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम पहले से बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जियोवानी बोकोसियो की जो फिलोस्ट्राटो जो है, इसको लिखा गया था 1330 में, इज द सोर्स ऑफ दिस पोएम। तो जियोवानी बोकोसियो फिलोस्ट्राटो जो है इस पोएम का सोर्स रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो चौसर जो है
चौसा बोकासियो की कहानी को छंदों में मतलब जो वर्स में लिखा है, एक साइकोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक नोवेल के रूप देने का इन्होंने प्रयास किया है। चौसर जो है बोकासियो की जो स्टोरी है वो वर्स में लिखकर इसे साइकोलॉजिकली नोवेल बनाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। क्लियर है यहाँ तक? ही क्रिएट द कैरेक्टर ऑफ पेंडारस क्रिसिड अंकल और क्रिसिड के जो अंकल्स हैं पेंडारस है, इस सभी कैरेक्टर इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है, रचना की है। अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल अगर बैकड्रॉप की हम बात करें तो इस पोम का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो ट्रोजन वॉर रहा है, ट्रोजन वॉर, ठीक है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो कहानी को चलते हैं, ब्रीफली समझने की कोशिश करते, समराइज करते हैं क्या है इसमें, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो ट्रोजन इसका मेन जो थीम, ट्रोजन के बेस पर ये ट्रोजन जो वॉर है, युद्ध है उस पर। तो ये जो कहानी कविता है, जो पोएम है, एक राजकुमार ट्रोयलिस और एक जो यूथ जो है उसकी सुंदर जो वाइफ होती है, विधवा सुंदर वाइफ क्रिसिड के बीच के दुखद प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ठीक है। क्रिसिड का जो फादर होता है ना, क्रिसिड के जो पिता होते हैं, पिता ने ट्रॉय को त्याग दिया। ट्रॉय एक जगह है और अपनी जो निष्ठा है, जो लॉयल्टी है, वो बदल कर यूनानी के साथ हो जाते हैं। अपनी जो लॉयल्टी है वो उनको शिफ्ट कर जाता है और ग्रीक के साइड में हो जाता है, यूनानी जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। कैरियो की अदला बदली के माध्यम से क्रिसिड जो है ग्रीक में चला जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ क्रिसिड जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्रिसिड कौन है? क्रिसिड एक महिला है, ठीक है। क्रिसिड एक महिला है और वो एक विधवा है। तो उसकी लॉयल्टी जो अपने ट्रॉय के प्रति था, तो ट्रॉय उसको त्याग देता है और ग्रीक चला जाता है। और ग्रीक की अगर हम बात करें तो ग्रीक जाति कैसे, तो जो कैदी के जो अदला बदली होता है उसी में चकमा देकर वो चली जाती है। वहाँ से जाते समय वो ट्रोयलस के प्रति अपनी निष्ठा, जो अपनी लॉयल्टी बनाए रखने की कसमें खाती है ना। लेकिन उसकी एक मुलाकात ग्रीक जो एक रक्षक होता है ना, ग्रीक एस्कॉट जो होती है, डायोमीड, उससे होता है। उसका मन बदल जाता है और वो बेवफा साबित हो जाती है। मतलब कह सकते हैं हर माइंड टू प्रूफ अनफेथफुल। धीरे धीरे उसकी मुलाकात जो हुई किससे, एस्कॉट से होता है ना। एस्कॉट कौन होता है? एस्कॉट डायोमीड उसका नाम होता है। वो ग्रीक एस्कॉट होता है, ग्रीक रक्षक होता है जिसका नाम डायोमीड होता है, ठीक है। उसके साथ प्रेम प्रसंग में वो पड़ जाती है और माइंड बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो चौसर हैं वो क्रिसिड के चरित्र के निंदा नहीं करते। तो चौसर और डज नॉट कंडेम मतलब निंदा करना, किसके कैरेक्टर की निंदा नहीं करी, एक महिला क्रिसिड की, है ना। वो कह सकते हैं ही इज ए सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ वुमेन। स्त्रियों के पक्ष के प्रति सहानुभूति रखते कौन? ये चौसर। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की जो कंडीशन है, दुर्दशा है, वो उनको समझ में आती है और उन्होंने क्रिसिड द्वारा ट्रोयलस को छोड़ने का निर्णय के पीछे के कारणों से अवगत कराते हैं। क्यों उन्होंने आखिर ट्रॉय छोड़ा? क्रिसिड जो थी क्यों छोड़ी ट्रॉय को, क्यों ग्रीक चली गई? इससे वो जो है इस पोएम में चौसर बताने की कोशिश करते हैं। क्रिसिड का चरित्र अत्यंत एक जटिल होता है ना। सी इज ऑल्सो प्रैक्टिकल वुमेन। वो सुंदर होने के साथ साथ एक काफ़ी मिस्ट्री होती है, ब्यूटीफुल के साथ साथ एक मिस्ट्रियस होती है, रस में भी है। वो एक व्यवहारिक स्त्री है, प्रैक्टिकल वुमेन है, जो कोई भी कदम उठाने से पहले काफ़ी कुछ सोचती है, सोच विचार करती है। ट्रोयलस एक बहादुर योद्धा है,
वो भावुक स्वभाव का है और कम बोलने वाला व्यक्ति है। वह एक ही इज इमोशनल एंड रिट्रिक्सेंट। ही डिस्प्ले द क्वालिटी ऑफ द आइडियल कॉर्टली लवर। वह एक आदर्श दरबारी है ना के समस्त गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं ब्रीफली आपको बता दिए, और डीप में पढ़ना है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को देखना है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन अब देख लेते हैं दोस्तों। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन 1380 में जॉफरी चौसर के द्वारा लिखी गई है। ये भी मास्टरपीस वर्क है। ये एक ड्रीम विजन में लिखी गई है ना, सपने के रूप में लिखी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इट कंटेन्स अ प्रोलॉग। इसमें एक प्रोलॉग है और 9 स्टोरी है, 9 कहानियाँ हैं। द प्रोलॉग टू द बुक सिटीज रीजन्स बिहाइंड चौसर्स कलेक्शन ऑफ स्टोरी अबाउट गुड वुमेन, है ना। किताब जो है, किताब के प्रोलॉग में चौसर की एक अच्छी महिला के बारे में कहानियों के कलेक्शन के पीछे के कारण इसमें बताई गई है। तो क्यूपिड जो है एक गॉड ऑफ लव, है ना। accused the Chaucer of defaming women by writing works which are critical of romantic love and women। क्यूपिड के साथ एक रहस्यमयी रानी है जो थ्रेस की रानी है। एलेकेस्टिक्स जो है वो है निकलती है। ये रानी चौसर को अब तक लिखी गई बातों को सुधारने के सुझाव देती है। प्रायश्चित के तौर पर उसे उन औरतों के बारे में एक किताब लिखने के लिए कहा जाता है जो क्रिस्टिट के उलट होती है, अपोजिट होती है। प्यार करने वाली और वफादार साबित हुई है। मतलब प्यार जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वफादार साबित हुई है। जो नैरेटर है ना वो मान लेता है और मशहूर अच्छी औरतों के बारे में अपनी किताब पर काम शुरू कर देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्यार के लिए कुर्बान हुए हैं, जैसे डीडो हो गया, डीडो। दूसरा हो गया थिस्बे, मेडियो, क्लियोपेट्रा, हाइपिसफाइल और एरिडेन। ये सभी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार में शहीद हो गए हैं, ठीक है। इसमें जो चौसर है ना, ल्यूक्रेस, फ्लेमेला एंड हाइपरमेस्ट्रा, ये सभी चीज़ें इन्होंने हाइपरमेस्ट्रा। ये जो दिस बुक इज चौसर्स टेक इन द वुमेन्स क्वेश्चंस। ये जो किताबें हैं, ये जो बुक है, औरत के सवाल पर चौसर की एक नज़रिया है, कंसिडरेशन है, एक चौसर की व्यू है। कंसिडर टू बी अटैक ऑन एंटी फेमिनिज्म, है ना। इसे कह सकते हैं कि माना जाता है कि ये एंटी फेमिनिज्म है। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन इज चौसर अनफिनिश्ड वर्क। यहाँ से इंपॉर्टेंट एक सवाल, तो द लीजेंड यहाँ से क्या है, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एक चौसर के अनफिनिश्ड वर्क के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे आपको। तो कैंटरबरी टेल्स लिखी गई थी 1386 से 95 के बीच में। चौसर जो है, इसमें अगर हम बात करें, चौसर के काफ़ी मोस्ट एक फेमस मशहूर एक काम है, वर्क रहा है, एक फेमस वर्क रहा है। कैंटरबरी टेल्स जो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टोरी नैरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स, है ना। उन 29 तीर्थयात्रियों के द्वारा ये संग्रह किया हुआ एक कहानी है। ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ मार्टर सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। कैंटरबरी एक जगह है ना। थॉमस जो शहीद संत जो है थॉमस बेकेट, उनके तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है कैंटरबरी। और उसी में लोग यात्रा कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह से लोग पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं वो आते हैं और कहानी सुनाते हैं, ठीक है। कैंटरबरी एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड में है। ऑल द पिलग्रिम्स गैदर एट द टैवर इन, ओके। सभी तीर्थयात्री जो है इकट्ठा होता है, टैवर इन में इकट्ठा होते हैं। इन का मतलब होता है
एक सराय, एक रहने की जगह, एक मठ, है ना। सराय के मालिक जो होता है, हैरी बेली ने एक कहानी सुनाने की प्रतियोगिता को सुझाव देता है ना। जो हैरी बेली है वो सराय का मालिक है, वो सजेस्ट करता है कि एक कहानी सुनाया जाए अकॉर्डिंग टू विच द पिलग्रिम, है ना, जिसके अनुसार जिसे तीर्थयात्री की कहानी सबसे अच्छी होगी उस यात्रा के अंत में उसे एक शानदार दावत दिया जाएगा। जो मालिक है, जो होस्ट है, हैरी बेली, ओके, वो एक स्टोरी टेलर भी है, नैरेटर भी है ना, और खुद भी इस प्रतियोगिता का एक निर्णायक पक्ष बन जाता है। इसमें जो स्टोरी टेलर है वो तीर्थयात्री होने के साथ साथ सभी घटनाओं का ब्यौरा रखने वाले भी है। चौसर ने शुरू में योजना बनाई थी कि इस हर पात्र को 4 कहानियाँ सुनाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन मूल रूप से सोची गई 120 कहानियों में से केवल 24 कहानियाँ ही लिखी जा सकी। लेकिन टोटल सोचा गया था 120 कहानियाँ, लेकिन लिखी गई सिर्फ 24 कहानी। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कैंटरबरी टेल्स में कितनी कहानियाँ लिखी गई, तो 24 कहानियाँ। तीर्थयात्रियों के चरित्र चित्रण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कैंटरबरी टेल्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना देंगे उस पर, तो आप देख लीजिएगा। यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग फील होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना तैयारी जारी रखिए। उसमें इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।